गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर प्रीपोजिशन। वैसे प्रीपोजिशन तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, शायद आर्टिकल्स के बाद सबसे छोटे वर्ड्स प्रीपोजिशन ही होते हैं, लेकिन ये छोटे वर्ड भी आपके सेंटेंसेस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। कई बार सारी पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही है, वर्ब फॉर्म सही है, एडजेक्टिव एडवर्ब सही प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन प्रीपोजिशन आपने गलत यूज कर दिया, एग्जामिनर की नजर में, टीचर की नजर में रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है, या बोलने वाले पढ़ने वाले की नजर में एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, शॉर्ट में एक बात बता दूं कि नॉट ओनली इन दिस वीडियो, मेरे किसी भी ग्रामर के वीडियो पर मैं ये चैलेंज दावा करता हूं, अगर आप नए आए हैं प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, या मेरे किसी भी वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप वो टॉपिक आपको पता भी है, आता भी है, आप जानते भी हैं, तो भी मेरा दावा है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं, आइए। ये लिंक्स प्रीपोजिशन का जो बुक में दिया हुआ बुक इस डेफिनेशन है, कहता है शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद सम अदर वर्ड्स। जाहिर है, शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन, जैसे किसी बच्चे को आप कहिए एक प्रीपोजिशन का एग्जांपल बताओ, एक सेंटेंस, टेल मी अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन। लड़का कहेगा फट से, पहला जवाब होता है द कैट इज ऑन द टेबल। फर्स्ट सेंटेंस वही होगा। अच्छा, दूसरे बच्चे को अच्छा नेक्स्ट तुम बताओ, वो कहेगा द कैट इज अंडर द टेबल। जनरली ऐसा होता है, यही होता रहा है क्लासेस में। किसी को पूछो, अच्छा आप तीसरा बताओ यार, कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। ये पेटेंटेड सेंटेंसेस है, अगर आप एग्जांपल्स पूछो तो ऐसे सेंटेंसेस में आप याद रखिए क्या कह रहा है, सोच द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद सम अदर वर्ड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, द कैट है और टेबल है। ऑन द टेबल मतलब कैट टेबल के ऊपर है, अंडर द टेबल मतलब कैट टेबल के नीचे है, और जंप्ड ओवर द मतलब ना उसके ऊपर लैंड किया ना उसके नीचे है, उसके ऊपर से जंप करते हुए आगे निकल गया। ये तीन जो है अलग अलग प्रीपोजिशन कैट और टेबल के रिलेशन को शो करता है। कैट और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? कैट इज बिहाइंड द टेबल, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। क्या हुआ? पोजीशन बतला रहे, दोनों का रिलेशनशिप क्या है, इसीलिए वहां से ये डेफिनेशन आता है। आप कोई भी सेंटेंस ले लो, आप सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन को ले लो, प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस को ले लो, आप देखिएगा वो रिलेशन बतलाता है। जैसे ही केम, आई केम इन द रूम, आई केम इनटू द रूम, आई वेंट आउट ऑफ द रूम। देख लीजिए, रूम है, केम इन किस रिलेशन में? रूम के बाहर से अंदर आ रहा है। वेंट आउट ऑफ, रूम के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है, राइट। ये किताबों में दिए हुए डेफिनेशन है, लेकिन मेरा, आप इस चीज को आप समझिए, ये मेरा डेफिनेशन है, या कह सकते हो कि फाइंडिंग है कि प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में एक नाउन को लिंक करता है। कैसे लिंक करता है? देखिए, मान लीजिए मैंने कहा ही बॉट अ बुक, राइट। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, राइट। अब इस सेंटेंस में मुझे एक नया वर्ड जोड़ना है। कौन सा नया वर्ड जोड़ना है? मैंने कहा कि ये बुक मैंने हिस्ट्री का खरीदा है, या मैंने कहा कि ये बुक मैंने मार्केट से खरीदा है। तो क्या मैं ऐसे ही मार्केट को ऐड कर दूंगा सेंटेंस में? नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसको एक लिंकर की जरूरत होगी। मैंने लिखा बुक हिस्ट्री का है, तो क्या लिखना होगा? बुक ऑफ हिस्ट्री। या मैंने कहा बुक मैंने मार्केट से खरीदा है, क्या बोलूंगा? आई बॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट, राइट। तो इनफैक्ट इस हिसाब से एक नाउन को हमेशा किसी सेंटेंस में लिंक होने के लिए एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज व्हाई प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द लिंकर ऑफ नाउन। प्रीपोजिशन ऑलवेज कम्स फॉर नाउन। याद रखिएगा, दो वर्ड से बना हुआ है, प्री और पोजीशन। प्री मतलब जानते ही हो ना, प्री मतलब क्या होता है? प्रीवियस, प्रीवियस पोजीशन, यानी कि ये नाउन है और इसके प्रीवियस में क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन आ रहा है, राइट। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है, या फिर आप कह सकते हो कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को लिंक करने के लिए आता है, किसी सेंटेंस में जोड़ने के लिए आता है। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, वर्ब एक मान लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद है वहां पे, और उस सेंटेंस को आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई इनकम्प्लीटनेस नहीं है। जैसे ही
gave me a book, राइट? हो गया। सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। सब कुछ कंप्लीट है। अब इस सेंटेंस में मैंने लिखा कि ही गेव मी अ बुक, तो मैंने कहा कि वो मंडे को दिया। मान ले मंडे अगर मैं बोल देता हूँ, तो अब क्या यहाँ ऑन लगाना पड़ेगा। कोई भी नाउन अगर जोड़ेंगे तो एक प्रीपोजिशन को आना होगा। प्रीपोजिशन इज द लिंकर ऑफ नाउन। ये मेरा फाइंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाइए। काइंड है, ऑन द काइंड से ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, हम नाउन को कैसे यूज करते हैं, राइट? बेसिस ऑफ यूजेस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हो गया। बेसिकली यही तीन जो है प्रीपोजिशन ज्यादातर किताबों में दिखाए गए, और कुछ किताब थोड़ा अपने आप को स्टैंडर्ड बेहतर बेहतर कंपटीशन सब जगह है बताने के लिए। जैसे जैसे प्रीपोजिशन यूज होते गए उसके वैसे वैसे तरीके बताता चला गया। जैसे देखिए, मैं लिखता हूं एक प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है ना? तो मैं लिखा ही केम ऑन फ्राइडे, ही केम ऑन फ्राइडे, राइट? तो ये क्या हो गया? ये फ्राइडे क्या, ये टाइम के लिए आ गया, तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब मैंने कहा कि ही केम ऑन अ हॉर्स, मैंने कहा प्लेस, ही केम ऑन द रूफ, वो छत पर आ गया, तो ये क्या हो गया? प्लेस बतला रहा है। ये प्लेस बतला, तो अभी क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट? और मैं कहा कि ही केम हेयर ऑन अ हॉर्स, किस चीज से आया? हॉर्स से आया। देख लीजिए, मूवमेंट, हम इसको बोल देंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, या मीडियम भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, ही केम विथ राम, राइट? तो यहां पे क्या हो गया? राम क्या बतला रहा है? अकंपनी कर रहा है, तो उसके साथ आ रहा है, राइट? और मैंने कहा अब इसी विथ को रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। ही केम विथ राम, यहां पे देखिए कुछ कुछ बुक में ये भी दिया हुआ है, कंपनी, राम विथ श्याम, ठीक है, गोइंग विथ हिज वाइफ, फादर विथ चिल्ड्रन। तो हो गया क्या? वहां पे उसको हम लोग अकंपनी या टुगेदरनेस कह सकते हैं। इमोशन आ जाइए, ही वेलकम्ड विथ अ स्माइल, ही वेलकम्ड अस विथ अ स्माइल। तो यहाँ पे विथ क्या हो गया? इमोशन हो गया। शी हैंडल्ड द बेबी विथ केयर, ये क्या हो गया? ये हो गया इमोशन, ठीक है ना? अगर मैं बोलता हूं ही स्पोक विथ विथ स्मार्टनेस, वो स्मार्टनेस के साथ बोला, तो वहां पे क्या हो गया? मैनर हो गया। इस हिसाब से कुछ कुछ किताबें, कुछ कुछ राइटर्स प्रीपोजिशन के यूजेस के हिसाब से और भी ज्यादा काइंड्स बना देते हैं, जिन बेसिकली तीन ही काइंड होते हैं, ठीक है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, राइट? अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्रीपोजिशन के काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। प्रीपोजिशन बना कैसे है? सबसे पहले देखिए सिंपल प्रीपोजिशन, एक सिंपल ऑन, एट, बाई। अब आ जाइए डबल प्रीपोजिशन, कुछ कुछ दो दो प्रीपोजिशन बने हुए एक साथ मिलकर, दो दो वर्ड एक साथ मिलकर प्रीपोजिशन बनाया। जैसे जैसे मैंने कहा डबल प्रीपोजिशन, आउट ऑफ, इनटू, ऑन टू, ठीक है? ये सब क्या है? डबल प्रीपोजिशन है। अब आ जाइए कंपाउंड प्रीपोजिशन, दो चीजों से जो मिलकर बनता है। ज्यादातर जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं वो ए और बी से मिलते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अक्रॉस, जैसे मान लीजिए बिहाइंड, जैसे मान लीजिए अलोंग, जैसे मान लीजिए बिसाइड, और ऐसे कंपाउंड ये देखिएगा हमेशा क्या ना, ए और बी से मिलेगा। कोई कोई में कि कोई कोई तो ए और बी दोनों है, जैसे अबव, ठीक है, अमोंग। ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसमें जो ए और बी है, तो ए का मतलब होता है ऑन या एट, याद रखिएगा, और बी का मतलब होता है बाई। अब इसको हम लोग डिक्लेंशन करें, सिंथे एनालिसिस करें। अक्रॉस का मतलब होता है ऑन प्लस क्रॉस, या अगर प्लेस की बात बोले तो हम लोग बोलेंगे एट प्लस क्रॉस। एलोंग का मतलब, एलोंग मतलब क्या होगा? एट प्लस लॉन्ग, ऑन द लॉन्ग साइड, ठीक है? बिहाइंड का मतलब क्या होगा? बाई प्लस
हाइंड, हाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। बिसाइड का मतलब क्या होगा, बाई प्लस साइड, ठीक है ना। एमंग मतलब क्या होता है, एट प्लस एमैंग, एमैंग एक वर्ड होता है क्राउड के लिए, ऑन एमैंग या एट एमैंग हो गया एमोंग। समझ आई बात। एवर्ब में देखिए दोनों है, तो एवर्ब में हो गया एट प्लस बाई प्लस अप, ये तीन प्रीपोजिशन को मिलकर बना हुआ है एवर्ब। तो इस हिसाब से कंपाउंड तो आप जानते ही हैं कि दो चीजें, दो या दो से अधिक चीजें जब आपस में मिल जाए तो जो बनते हैं, जो नया फॉर्म होता है वो कंपाउंड कहलाता है। अब फ्रेज प्रीपोजिशन जो एक से अधिक वर्ड के रूप में आता है, जैसे मैंने क्या किया, इन फ्रंट ऑफ, फ्रेज प्रीपोजिशन है, तीन वर्ड है, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये क्या हो गया, फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आई बात। और इधर आ जाइए, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, ये बड़ा ही इंप्रेसिव है, इसको याद रखिएगा। बहुत जगह हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं और पता नहीं होता है कि हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने कभी कभी देखा है ना, वंस ही कम्स वंस अ वीक, तो यहाँ पे वीक का अ का मतलब हो गया पर, ठीक है। मैं आपको इसको और कलरफुली दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा 12 o'clock, ठीक है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है, नाउ और डेज जो हम लोग लिखते हैं, तो डेज तो प्लूरल है, इसके आगे अ क्यों लग रहा है। इन सारे एक्सप्रेशंस में प्रीपोजिशन छुपे हुए हैं। देखिए, वंस अ वीक मतलब वंस पर वीक, ये पर अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। जब मैं प्रीपोजिशन की यूजेज बतलाऊंगा तो मैं डिस्क्राइब करूंगा। 12 o'clock में ऑन का ओ का मतलब हो गया ऑन या ऑफ, 12 o'clock। नाउ और डेज का मतलब हो गया, और यहाँ पे अ का मतलब हो गया ऑफ, और इसको उल्टा पढ़िए, डेज ऑफ नाउ, यही तो मतलब होता है नाउ और डेज का। आशा करता हूं आपको समझ में आया, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ खत्म नहीं होता है। मैं अब प्रीपोजिशन के का एक लिस्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, और उस प्रीपोजिशन के सारे यूजेस मैं बताने आपको जा रहा हूं, एक एक प्रीपोजिशन के कई सारे यूजेस। ये एक वीडियो में संभव नहीं होगा, इसीलिए प्लीज मेरे अगले वीडियो को, प्रीपोजिशन के ऊपर बने हुए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।